ठीक है, आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ड्राफ्टिंग के बारे में। ठीक है, हमारे दो टॉपिक हैं, दो तीन चीज़ें हैं एक साथ लेके चलनी होती हैं। एक तो ऑटोकैड में कमांड लेके चलना होता है जिसको हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा हमें उस सिविल में ड्राफ्टिंग का पोर्शन लेके चलना होता है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। जैसे अभी आप रैंडम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रैंडम बना रहे हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं आपको पता नहीं है। कुछ बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, नियम होते हैं। मेट्रो सिटी के लिए अलग है, नॉर्मल सिटी के लिए अलग है, गांव के लिए अलग बिल्डिंग बाय लॉज है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लिखने में दिक्कत नहीं है ना किसी को बोलने से? ये आता है प्लानिंग प्रिंसिपल्स। इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग प्रिंसिपल्स, यानी प्लानिंग के नियम। यहाँ जाइए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिनिश्ड। चलिए, सम रूल्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग लिखिए। सम रूल्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, इसमें हम प्लॉट के साइज को ए बी सी डी में बांट लेते हैं। किस में बांट लेते हैं? ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप। ये टाइप में क्या होता है? ए टाइप में 1000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर मीटर तक एरिया अगर है तो उसमें कवर्ड एरिया कितना होगा? परमिशेबल 33%। कितना होगा? 33%। लिखिए, मोर देन, ये टाइप क्या है? मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर। परमिशेबल कवर्ड एरिया है 33%। ठीक है, यानी मात्र 1000 स्क्वायर मीटर का कितना परसेंट हम लोग काम करेंगे? 33% में काम करेंगे। बाकी एरिया क्या होगा? बैकयार्ड या सामने के लिए खाली रहेगा। बी टाइप आता है 501 मीटर स्क्वायर से
1000 स्क्वायर मीटर। इसमें 40% कवर्ड एरिया रखते हैं। सी टाइप हो गया 201 मीटर स्क्वायर से लेकर के 500। इसमें आपको कवर्ड एरिया 50% तक रख सकते हैं साइट एरिया का। सी टाइप हो जाएगा। अब डी टाइप 200 स्क्वायर मीटर तक इसमें ले सकते हैं। इसमें कवर्ड एरिया 60% तक। कवर्ड एरिया का मतलब क्या हुआ? जहां हमें प्लान बनाना है, जितना हमें प्लान बनाना है, बाकी एरिया खाली रखा जाता है। कुछ म्यूनिसिपैलिटी के नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और कुछ अपने अकॉर्डिंग भी रखना होता है। अब देखिए रूल्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। ऑटोकैड हमारे लिए केवल टूल्स है। रुक जाइए, ऑटोकैड क्या है हमारे लिए? केवल एक टूल्स है जिसके माध्यम से हम प्लानिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग के लिए क्या क्या नियम होते हैं वो जानने बहुत जरूरी है। आपने कमांड सीख लिया, लेकिन कमांड को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है और कैसे करना है। टाउन में जनरल 66% तक हम लोग कवर्ड एरिया रखते हैं। इन जनरल लिखिए, इन टाउन्स the permissible covered area may be 66%, 66% of site area। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कर लीजिए इसको, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड लिखिए, मिनिमम स्पेस टू बी लेफ्ट। कम से कम कितना स्पेस हम लोग छोड़ सकते हैं? ठीक है, मिनिमम स्पेस टू बी लेफ्ट। ठीक है, यानी स्पेस कम है तो भी हमें इतना छोड़ना चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। फ्रंट में, फ्रंट लिखिए, FRONT फ्रंट होता है। फ्रंट 3000 mm यानी 3000 मिलीमीटर। फीट में कितना होगा? 3000 मिलीमीटर में कितना फीट होगा? अप्रोक्स 300 mm में 1 फीट होता है। 300 mm में 1 फीट हुआ तो 3000 में कि क्या हिसाब हुआ? दस फीट। हाँ,
कितना हो जाए, कितना चाहिए, मिनिमम स्पेस हमें आगे 10 फीट छोड़ना होता है, यानी 3000 मिलीमीटर छोड़ना होता है। साइड्स में लिखिए 1500 mm, ठीक है, 1500 mm। बैक लिखिए 4500 mm, 4500 mm। लिख सकते हैं इन सम केसेस more frontage may be kept, ठीक है। थर्ड ऑप्शन लिखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड हाउस में। ओके, तो व्हाट आर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर हाउस। देखिए, ए स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल हाउस शुड बी a standard residential house should have drawing or living room, dining room, कॉमा देते जाइएगा, गेस्ट रूम, किचन, स्टोर्स, बाथरूम, WC वाटर क्लोजेट, फ्रंट एंड रियर बरामदा, रियर REAR रियर वरांदा एंड ए स्टेयरकेस। स्पेस हो तो साइड में भी वरांदा दिया जाता है, रिक्वायरमेंट हो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो वैसे करना होता है, ठीक है। अगर टू साइड ओपनिंग मिल रहा है तो ऑलरेडी हमें 2 बरामदा दिखाने ही पड़ते हैं कि नहीं। स्टेयरकेस, हाँ, सीढ़ी घर जिसे कहते हो आप लोग अपनी भाषा में।
ध्यान देना है कि रेंडमली कुछ भी नहीं ड्रॉ कर देना है, ठीक है। प्रिसाइज उसमें वास्तु देखना है, प्लस प्लानिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरा स्पेस कितना है, बजट क्या है, ठीक है, ठीक है, क्लाइंट की स्थिति क्या है। सजेस्ट करने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। ये नहीं कि हमें अच्छा लगा तो हमने कुछ भी बना लिया। कुछ भी बनाने का मतलब है आप अपने लिए बना रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आप सीखने के लिए, या खूब एक्सपेंसिव आपने डिज़ाइन किया है, लेकिन वो डिज़ाइन जरूरी नहीं है कि क्लाइंट के बजट में आ जाए या क्लाइंट को सूट करे, ठीक है। बहुत सी जगह चीज़ों को अच्छा बनाने के चक्कर में हम लोग वास्तु का ध्यान नहीं रखते। अब शहर में घर बन रहा है तो वहाँ वास्तु देखने जाइएगा तो कोई चीज़ कहीं नहीं बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा कास्ट, क्रीड और अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से भी लोग हैं जो अपनी किसी चीज़ को मानते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। आप लोग आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट, ये सब मानते हैं ना किचन के लिए, बहुत जगह इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक जनरल परसेप्शन और फीडबैक लेना जरूरी है क्लाइंट से, उसके बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें, ठीक है। जो कहता है कि हाँ वास्तु का ध्यान रखना है तो वास्तु का ध्यान रखना है, भले चीज़ें आपके मन मुताबिक ना हो, बहुत बार नहीं होता है, ठीक है। प्लानिंग में वो सिमेट्रिकल नहीं लगेगा, लगेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हर प्रोजेक्ट या हर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, वो सेलेबल हो, यानी उसको क्लाइंट ले सके, एक्सेप्ट कर सके। तो कुछ आपके स्किल भी काम करते हैं और कुछ आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को लेकर के आप चलेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं, नहीं तो रिजिड होने से इस फील्ड में काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। रूल्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्लाइंट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फोर्थ। If considerable formality is not observed in a family, अगर ध्यान न दिया जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, द ड्राइंग रूम in a family the drawing room and dining room may be combined and the two may be either isolated by a sliding curtain डाइनिंग और ड्राइंग को एक साथ कर दीजिए, ठीक है, अगर ऐसी कोई डिमांड ना हो तो, और बीच में पर्दा डाला जा सकता है, ठीक है। बहुत जगह डाइनिंग और ड्राइंग नहीं होते, एक ही से काम चला लिया जाता है। जैसा स्पेस होता है, जिस तरह की फैमिली है, उसके हिसाब से काम करना होता है। ये ध्यान रखना होता है कि डाइनिंग एक्सेसिबल हो किचन से और डाइनिंग से संपर्क होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास करके किसी चीज़ को क्रॉस करके ना जाना पड़े, किचन से डाइनिंग में बहुत सी चीज़ों को क्रॉस करके ना जाना पड़े।
इसका दूसरा मतलब भी ये होता है, बीच बीच में मैसेज भी आ जा रहा है हाँ, इसका ये यूज होता है कि कभी कोई फंक्शन वगैरह पड़े तो आप पर्दा अगर मात्र है तो उसको हटा दिया और पूरे हॉल को आपने फंक्शन के पर्पस में यूज कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज है, लिखो, इफ द हाउस बिलोंग्स टू अ प्रोफेसर, हाँ, बिलोंग्स टू अ प्रोफेसर और एडवोकेट, हाँ, और एडवोकेट a study room should also be provided. Should also be provided. ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टडीज है या जिसके काम में पढ़ाई की ज़रूरत है या वो ऑफिशियल पर्पस से कुछ यूज करना चाहता है, कुछ समय काम बिताता है अध्ययन में, लेखन में, तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए। खासकर जो लॉयर है और उनके लिए, इवन डॉक्टर भी, और इवन आपके लेक्चरर हैं उनके लिए भी। तो ये रूम में एक ऐसा रूम होना चाहिए जो आइसोलेटेड हो, सेपरेट हो और पीसफुल हो, जहाँ पे वो अपना काम कर सके। फिफ्थ पॉइंट में, द कारपेट एरिया शुड बी the carpet area should be 50% or 65% of the floor area, 50% और 65%, 50 से 65% होना चाहिए। कारपेट एरिया का मतलब क्या है? जहां तक कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, जहां तक छत है तो उसके नीचे के पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग? कारपेट एरिया। तो उस कारपेट एरिया में कम से कम पूरे जमीन का 65% यूज करते हैं। सिक्स्थ लिखिए, जा प्रैक्टिस कर, तेरे काम का नहीं है कोई बात नहीं कुछ भी पढ़ लेना है ये अगर ध्यान रहे कि कुछ भी सीखने वाली चीज़ें हैं उसको सीखी जा सकती है, तो आपका जो मोटो है लाइफ में कंप्लीट। टेक्निकल फील्ड में एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ से क्या मिले, देखने को, ऑब्जर्वेशन के लिए, जानने के लिए, चीज़ों को पिक करने के लिए। अवॉइड करना शुरू किया, क्लास अवॉइड किया, कोई थियोरेटिकल क्लास, कोई प्रैक्टिकल क्लास अवॉइड किया, अवॉइड करते करते चीज़ें अब हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए जो भी चीज़ें लग रही है कि हाँ इसमें बैठने से, इसको जानने से बेनिफिट होना है, ठीक है, आप जिस फील्ड में है उसमें एक छोटा सा लेबर भी है, वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा देता है। आप में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप में होना चाहिए कि हम वहाँ पे बिल्कुल पोलाइटली जाएं और उससे पूछें कि ये क्या है, ठीक है। फिर आप अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। आप इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, ड्राफ्टिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, लेकिन बेसिक तो वही है। बेसिक क्या है? हर चीज़ प्रैक्टिकली प्रोड्यूस होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट दिखना चाहिए। सारे इन जितने भी नियम कानून हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो क्या होने चाहिए? सतह पे रियलिटी में दिखने चाहिए। और इसके लिए बेस्ट होता है कि आपने साइट पे हर चीज़ को ऑब्जर्व किया कि नहीं। पूरा इंजीनियरिंग पास आउट करने पे भी इन चीज़ों को आप लोग नहीं समझ पाते हो। आपसे पूछा जाता है ना कि आपने किया क्या है, तो इंजीनियरिंग किया है।
इंजीनियरिंग किया है तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप प्रोडक्शन दे सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ है जो आप सच में जानते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें कौन सा टॉपिक है जिसमें कहते हैं मेरा कोर्स सब्जेक्ट है। जब इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आंसर नहीं है, तो ये जितने टेन्योर, जितने साल आपने उसमें लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ गलत है, बेमानी है। ठीक है, सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल लेने हैं जो पॉजिटिव है वहाँ से लेने हैं। फलाने ने बीटेक किया, कुछ नहीं कर रहा, ये आपका आइडियल नहीं हो सकता, ये शब्द आपके पास आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें आपको बोलनी ही नहीं। ठीक है, यानी आप इन्वेस्ट जितना कर रहे हैं उसका कई गुना आपको लेना है लाइफ से। इस बात पे सारा ध्यान रहना चाहिए, सारा फोकस रहना चाहिए। बीटेक एमटेक करके अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फाइनेंशियली जो उन्होंने किया फैमिली के साथ वो तो किया ही, लेकिन अपने साथ भी वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर आपको नहीं करना था या अच्छा नहीं लगता था उस सब्जेक्ट को मत चूज कीजिए, लेकिन जब आपने उसमें समय दिया है तो ये कहानी आपके साथ नहीं बननी चाहिए कि हाँ हमने कुछ नहीं किया। ये टेक्निकल चीज़ है, ये किसी गवर्नमेंट के हाथ इसमें नहीं है कि आपने कुछ हुनर सीखा है तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट दे या ना दे आप उससे निकाल सकते हैं। हर चीज़ को आप ये सोच के जोड़ें कि जॉब मिलेगा तो ही करेंगे, तो बड़ी मुश्किल है लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट्स, in order to be free from weathering effects, generally the foundation of a house kept 1000 millimeter, kept रखा जाता है, कम से कम 3 फीट तक फाउंडेशन रखा जाता है, 3 साढ़े 3 फीट तक, 4 फीट तक मिलीमीटर। फाउंडेशन क्या होता है? The lowermost portion of the building which bears the डिस्ट्रीब्यूट द लोड, distribute the load or bear the load of entire building, जो पूरी बिल्डिंग की भार को सहता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबसे नीचे रहता है, सतह के नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इसी में लिखिए, the width of foundation should be such that the stress on the soil is within its bearing capacity. ठीक है, इतना इसका विड्थ होना चाहिए फाउंडेशन का कि जो भी बाहरी दबाव है उसको ये झेल सके। नेक्स्ट टॉपिक में लिखिए, प्लिंथ हाइट।
प्लिंथ हाइट। प्लिंथ क्या होता है? जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ग्राउंड फ्लोर से 2 फीट 2.5 फीट एज अ पर्सन जिसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से एबव पोर्शन जो होता है जहाँ सुपर स्ट्रक्चर से पहले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लिंथ बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सब स्ट्रक्चर जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे हो गया और सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हो गया, ठीक है। सब स्ट्रक्चर को ही एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। प्लिंथ हाइट में भी 300 mm to 600 mm। mm to 600 mm। कहीं कहीं पे 1.5 फीट का भी होता है, लेकिन जो गांव सुदूर गांव है, रूरल एरिया में ज़्यादा होता है। प्लिंथ का हाइट हम लोग बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। बट 450 mm इज कॉमन।